हेलो बच्चों। इससे पहले हम आउटकम्स ऑफ डेमोक्रेसी को देख रहे थे। ऐसे में हमको ये समझना होगा कि लोकतंत्र ही सबसे बेहतर क्यों है। क्या इसका कोई प्रतिस्थापन संभव है? यदि हाँ, तो क्या हो सकता है? क्योंकि हम मोनार्की की बात करते हैं, मिलिट्री शासन की बात करते हैं, मिलिट्री गवर्नमेंट की बात करते हैं और डेमोक्रेसी की बात करते हैं। समय समय पर अलग अलग जगह अलग अलग तरह के हालात देखने को मिलते हैं, लेकिन 100 से ज्यादा देशों ने अगर डेमोक्रेसी को चुना है तो इसका मतलब डेमोक्रेसी उन सबसे बेहतर साबित हो रही है। तो हम ये कैसे मान लें कि कोई चीज बेहतर है? ये मानने का हमारे पास केवल एक ही तरीका है कि हम उसका मेजरमेंट समझें। मेजरमेंट से मतलब है ठीक वैसे जैसे हम मैथमेटिक्स में किसी भी चीज को यूनिट के माध्यम से समझने का प्रयास करते हैं। तो जब हम यूनिट के कंटेक्स्ट में किसी चीज को मेजर करते हैं तो हमें इजीली सारी चीजें पता होती हैं। ठीक उसी तरह जब भी हमें ये जानना हो कि क्या चीज कैसे है, या क्या चीज सही है या गलत है, या किस हद तक उसका होना हम सबके लिए उपयुक्त है, ये हमें पता चल सकता है सिर्फ और सिर्फ मेजर करने से। ऐसे में एक मैकेनिज्म अपने पास होना चाहिए, क्योंकि जब हम कहते हैं एक रिश्ता, ये रिश्ता कैसा है? सरकार और नागरिक के बीच में एक रिश्ता है। क्योंकि नागरिक अपना कीमती बहुमूल्य वोट देकर अपने जनप्रतिनिधियों को चुनते हैं, और जनप्रतिनिधि जिन्हें समाज के द्वारा, जनता के द्वारा राष्ट्र के नेतृत्व करने का मौका मिलता है, उनसे जनता ये अपेक्षा करती है कि वो लोग जनता के हित में बदलाव करेंगे। तो ये जो परस्पर रिश्ता है वो एक तरह से सिम्बियोटिक रिलेशनशिप में भी आ सकता है। ऐसे में जनता जब जनप्रतिनिधियों को अपने से ऊपर चुनती है जो कि हमारे हितों का संवर्धन कर सके, हमारी बेहतरी के लिए काम कर सके, ऐसे में क्योंकि पावर जनप्रतिनिधियों के हाथ में है, तो इस रिश्ते को बेहतर बनाने के लिए, इस लोकतंत्र को बेहतर बनाने के लिए जनप्रतिनिधियों को ऐसा मैकेनिज्म जनता को देना होगा जिसके माध्यम से वो जनप्रतिनिधियों की अकाउंटेबिलिटी फिक्स कर पाए। सिंपल लैंग्वेज में जनता के पास ऐसे टूल्स और मैकेनिज्म होने चाहिए जिससे वो गवर्नमेंट से अपने हिस्से की चीजों को ले सकें। ऐसे टूल्स होने चाहिए, ऐसे मैकेनिज्म डेवलप होने चाहिए जिससे एक सशक्त नागरिक अपने आप को बनाया जा सके। क्योंकि जितना ज्यादा एक नागरिक सशक्त होगा उतना ज्यादा सरकार सशक्त होगी, जितनी ज्यादा सरकार सशक्त होगी उतना ज्यादा नागरिक सशक्त होगा। ये एक दूसरे के पूरक का रिश्ता है। वही चीज जब हम बात करते हैं सिटीजन्स के पास होना चाहिए कुछ ऐसा कि वो गवर्नमेंट को अकाउंटेबल कर सके, और ऐसे मैकेनिज्म हो सिटीजन्स के पास कि वो डिसीजन मेकिंग में अपनी हिस्सेदारी तय कर पाए। अगर सरकार दूर बैठ के निर्णय जनता के हित में लेती रहेगी और सरकार को यही ना पता हो कि जनता के वास्तविक हित क्या हैं, और बंद कमरों से लिए जाने वाले निर्णय जिसमें जमीनी स्तर की हकीकत शामिल
ना हो तो वो जो फैसले हैं वो आम जनता को बेहतर जीवन नहीं दे पाएंगे। सरकार के द्वारा नीति निर्माण की जो प्रक्रिया है वो तभी पूरी हो पाएगी जब जो आम नागरिक हैं उनकी वास्तविक स्थिति से सरकार अवगत होगी, उनकी जमीनी हकीकत को जानती होगी और उनके व्यवहारिक पहलुओं में परिवर्तन के लिए आगे आकर के काम करेगी, तभी ये पॉसिबल है। उसके लिए सरकार को अवगत होना होता है कि जो भी समस्याएं आम नागरिकों के जनजीवन में है उनका निस्तारण किया जा सके। ऐसे में जब हम बात करते हैं डिसीजन मेकिंग प्रोसेस की, तो डिसीजन मेकिंग प्रोसेस में एनालिसिस सही होना चाहिए। एनालिसिस सही होगा जब सही से प्रॉब्लम सामने होगी। प्रॉब्लम कब सामने होगी? जब इन डिफरेंसेस, डिस्क्रिमिनेशन और सारी जो प्रॉब्लम्स है उनको हम डिवाइड करके एक के बाद एक देखेंगे, समझेंगे, तभी ये तय हो पाएगा कि हम एक सटीक डिसीजन ले पाए, एक अच्छी पॉलिसी बना पाए। इसीलिए सरकार के द्वारा बनाई जाने वाली नीतियों में आम जनमानस की हिस्सेदारी या सहभागिता होना भी अनिवार्य है। यहीं से गवर्नेंस का रोल शुरू हो जाता है। अगर हम केवल गवर्नमेंट की बात करें तो उससे हम अपनी सारी समस्याएं हल नहीं कर पाएंगे, तो गवर्नमेंट के साथ साथ गवर्नेंस का होना भी जरूरी है। अगर हम डेमोक्रेसीज को मेजर करना शुरू करें, कैसे? उसके एक्सपेक्टेड आउटकम के हिसाब से, तो सबसे पहले हमें यह तय करना होगा, जब हम लोकतंत्र के संदर्भ में बात कर रहे हैं, कि हर जगह पर फ्री फेयर इलेक्शन हो। जैसे पहले भारत में बैलेट पेपर से इलेक्शन प्रोसेस कंप्लीट होता था, लेकिन उसके बाद ईवीएम लाया गया। उसको लाने का मकसद क्या था? कि ट्रांसपेरेंसी सबसे ज्यादा बनाई जा सके, किसी तरह की धोखाधड़ी की संभावना ना हो, क्योंकि जहां पर भी ऑनलाइन माध्यम है वहां पर किसी भी तरह के फ्रॉड या चीटिंग की पॉसिबिलिटीज नहीं होती है। तो कहीं भी किसी भी देश में सबसे ज्यादा जरूरी है रेगुलर, लगातार चुनाव होते रहने चाहिए, चाहे वो लोकसभा हो, राज्यसभा हो, विधानसभा हो, विधान परिषद हो, अलग अलग पदों के लिए चुनाव हो, सबकी अपनी अवधि अलग है। लगातार सही समय पर सही तरीके से चुनाव होते रहने चाहिए, साथ ही फ्री एंड फेयर इलेक्शंस की भी जरूरत होती है। इसके अलावा ओपन पब्लिक डिबेट, मेजर पॉलिसीज एंड लेजिस्लेशंस के लिए, जब भी हम पॉलिसी के संदर्भ में बात करते हैं, तो अगर किसी भी तरह का कानून या नीति बंद कमरे के अंदर चंद लोगों के द्वारा तय कर दिया जाएगा, तो जरूरी नहीं है कि वो संपूर्ण भारत के प्रतिनिधित्व का आधारशिला रखते हों या संपूर्ण भारत को लेकर के उनका एक सम्यक दृष्टिकोण हो। इसीलिए कोई भी पॉलिसी हो, कोई भी लेजिस्लेशन हो, उसको लेकर के एक लंबे डिस्कशंस या डिबेट की जरूरत होती है, जिससे हम अलग अलग पहलुओं को लेकर के एक सही समझ विकसित कर पाएं और उस समझ के अनुसार परिवर्तन का प्रयास करें। साथ में हमें
अपने सरकार के बारे में और सरकार की फंक्शनिंग के बारे में भी जानकारी होनी चाहिए, क्योंकि सिटीजन जितने ज्यादा अवेयर होंगे उतना ज्यादा इलेक्शन ट्रांसपेरेंट और फेयर होता जाएगा। ये दोनों एक दूसरे के साथ काम करते हैं, क्योंकि जब सिटीजन्स 100% अवेयर हो जाएंगे, जैसे अभी पहले हम लिटरेसी रेट पर एक लंबी लड़ाई चली। लिटरेसी रेट और एजुकेशन अलग अलग चीज है, पॉपुलेशन का लिटरेट होना अलग चीज है, लेकिन पॉपुलेशन का एजुकेटेड होना अलग चीज है। जब पॉपुलेशन एजुकेटेड होगी और अवेयर होगी, तब इस स्थिति में क्या होगा, अपने आप हम सही फैसला ले पाने में सक्षम होंगे। हम अपनी बात, अपने हित सरकार तक पहुंचा पाएंगे, जिससे किसी भी तरह के परिवर्तन होने की संभावना उपलब्ध होगी। जब हम एक्चुअल परफॉर्मेंस देखते हैं डेमोक्रेसीज की, क्योंकि जब ये बात हो रही है तो ये 100 से ज्यादा देशों की बात हो रही है, जब हम हर जगह की स्थिति देखते हैं तो ऐसे में हमें ये पता चलता है कि जो ये रिकॉर्ड है ये मिक्स्ड लेवल पर देखने को मिलता है। कहीं पर परिस्थितियां ज्यादा अनुकूल हैं, कहीं ज्यादा प्रतिकूल हैं, कहीं पर सम हैं, अलग अलग तरह की स्थिति देखने को मिलती है। और उन देशों में स्थिति ज्यादा अच्छी देखने को मिलती है जहां पर पब्लिक लेवल पर डिबेट्स होते रहते हैं, क्योंकि एक डिबेट वो होता है कि कोई न्यूज चैनल कुछ लोगों को बुला ले और वो आपस में लड़ रहे हैं, वो एक अलग चीज है कि वो किसी एक टीआरपी के लिए हो गया या किसी एक पर्टिकुलर इवेंट के लिए हो गया या फिर आपस में बस एक इंटेलेक्ट भिड़ंत हो रही है, वो अलग चीज है। लेकिन जब किसी एक पर्टिकुलर टॉपिक को लेकर के इंटेलेक्चुअल वे में उसको डिबेट में लेकर जाया जाए और उसका एक पॉजिटिव कंक्लूजन निकाला जाए और उस कंक्लूजन से पॉलिसी फॉर्मुलेट हो, तो फिर जो सिचुएशन है, जो कंडीशंस हैं, उसमें लगातार चेंज देखने को मिलेगा। जब हम बात करते हैं डेमोक्रेटिक गवर्नमेंट्स की, तो कहीं ना कहीं इंफॉर्मेशन की जो शेयरिंग है उसको लेकर के सरकारें पीछे हटती दिखाई देती हैं। जैसे भारत में राइट टू इंफॉर्मेशन जैसे कानून हैं, लेकिन उसको लेकर के भी कई बार विसंगतियां देखने को मिलती हैं। वर्तमान में खुद के बारे में ही यदि सूचना किसी आम नागरिक को निकलवाना हो तो इतना आसान नहीं होता कि वो व्यक्ति अपने बारे में भी जानकारी ले पाएंगे। ऐसे में कहीं ना कहीं जो डेमोक्रेटिक गवर्नमेंट हैं उनका बहुत अच्छा रिकॉर्ड नहीं है इंफॉर्मेशन शेयर करने का किसके, सिटीजन्स के साथ। ऐसे में जब हम बात करते हैं डेमोक्रेसीज के टर्म्स में, तो कहीं ना कहीं जब लोकतंत्र सही से नहीं अपनाया जाता या उसका कोई छिन्न भिन्न आकार हमारे सामने आता है या एक विकृत रूप हमें देखने को मिलता है, तो इस परिस्थिति में जो सबसे बड़ी चीज है वो क्या है कि जनता इग्नोर होती है। जैसे हम भारत में हैं, ये हमारे लिए खुशी की बात है। क्यों खुशी की बात है? क्योंकि ऐसा देश जहां पर हमें सारे मौसम देखने को मिल रहे हैं। जो कुछ देश हैं जैसे कनाडा जैसे देशों में जहां एक्सट्रीम वेदर देखने को मिलता है, कहीं पर या अफ्रीका जैसे देश है कहीं पर एक्सट्रीम कोल्ड है, कहीं पर एक्सट्रीम हॉट है। तो जो ये वाली सिचुएशन है एक्सट्रीम कोल्ड और एक्सट्रीम हॉट वाली, उनके पास ये ऑप्शन ही नहीं है कि वो सारे मौसम देखें।
तो अगर हम क्लाइमेटिक कंडीशन से भी कहें तो इंडिया बेस्ट है। और इंडिया के चारों तरफ का अगर हम ज्योग्राफिकल एरिया देखें तो भी उस हिसाब से स्ट्रक्चर ऐसा है कि नॉर्थ माउंटेन से कवर है और साउथ में पूरा समुद्र है। तो भी हमारे पास एक सिक्योरिटी है, एक जियोपॉलिटिकल एज है अपने आप में ज्योग्राफिकल बाउंड्रीज के थ्रू। उसके बाद हम और आगे बात करें तो पॉलिटिकल स्ट्रक्चर की बात करते हैं। तो उस कंटेक्स्ट में हमारे पास ऐसा नेतृत्व रहा है कि देश में कभी भी व्यापक स्तर पर समस्याएं नहीं होती। नहीं तो पाकिस्तान जैसे देशों की आज हालत ये है कि वहां पर जब भी सरकारें आती हैं तो वो अपने जनजीवन को ही अस्त व्यस्त रखती हैं या संभाल पाने में असक्षम है। अगर हम बात करें पाकिस्तान का ही नाम क्यों लिया, क्योंकि यहीं से बटे हुए नेशंस हैं। अराजकता या इंटरनल स्टेट कॉन्फ्लिक्ट जो होता है वो किसी देश को बर्बाद करने की ताकत रखता है। जैसे 1971 में बांग्लादेश अलग हुआ, उसने अपनी इकोनॉमी और बाकी चीजों को संभाला इन अ बेटर वे। हम कभी बाद में इसको अलग से पढ़ेंगे कि जो कंपैरेटिव वे में हमारे जो नेबरिंग कंट्रीज है। लेकिन पाकिस्तान जैसी देशों की स्थिति ये है कि वो अपना जो बेसिक बजट है वो तक सही से संभाल पाने में सक्षम नहीं। इन्फ्लेशन ना रोक पाना, बैंक्रप्सी हो जाना या फिर एक बड़े स्तर पर अराजकता देखने को मिलना, ये स्थितियां लगातार देखने को मिलती हैं। इसीलिए किसी नेशन के लीडरशिप से ये तय होता है कि उस देश की जनता का भाग्य क्या होगा, क्योंकि जो भी लोग नेतृत्व कर रहे हैं वो तय करते हैं कि उनके पीछे खड़े लोगों का या जो भी लोग उनके नेतृत्व में हैं उनका भाग्य क्या होगा। ये लीडरशिप के हाथ में होता है। तो जब हम डेमोक्रेसी इज प्रेफर्ड ओवर डिक्टेटरशिप एवरीवेयर एक्सेप्ट पाकिस्तान, यहां पर पाकिस्तान को कहा गया है कि वो एक ऐसी जगह है जहां पर डिक्टेटरशिप भी चलती है। अक्सर लोग डिक्टेटरशिप का नाम लेते हैं और किसी भी पर्सन पे, किसी भी सिचुएशन पे और किसी भी नेशन पर इम्पोज कर देते हैं। बट इन रियलिटी ऐसा नहीं होता। जहां पर डिक्टेटरशिप होगा वहां सारे डिसीजंस इंडिविजुअल हो जाएंगे, वहां पर और कोई भी डिसीजन काम नहीं करेगा, चाहे फिर वो जुडिशरी का हो या किसी अदर एस्पेक्ट का हो। और जहां पर भी जुडिशरी प्रॉपर वर्क कर रही है, प्रॉपर इलेक्शंस हो रहे हैं, हर चीज की आजादी है। और उससे भी मजेदार बात समझिए, जिस देश में किसी को डिक्टेटर बोला जाए और आपके पास उसको डिक्टेटर बोलने की आजादी है तो इसका मतलब वहां डिक्टेटरशिप नहीं है। इससे बड़ा मजाक और क्या हो सकता है कि आप किसी को डिक्टेटर कहें उसके बाद आप जीवित रह जाएं। फॉर एग्जाम्पल, ये काम आप कोरिया में नहीं कर सकते। तो डिपेंड करता है कि जहां पर अभिव्यक्ति की आजादी है तो लोग किसी भी हद तक जाकर के कुछ भी बोल देते हैं। बट इन रियलिटी जहां एग्जिस्ट करता है वहां बोलने की आजादी ही नहीं है, वहां अभिव्यक्ति ही नहीं है, वहां पॉसिबिलिटी ही नहीं है कि आप इस तरह की बातें बोल लें। तो ऐसे में डेमोक्रेसी कहाँ प्रेफरेबल है और कहां पर समटाइम्स डिक्टेटरशिप बेटर रहा है और कहां पर मैटर ही नहीं करता, उस हिसाब से बांग्लादेश, इंडिया, नेपाल, पाकिस्तान, श्रीलंका का एक एनालिसिस प्रोवाइड किया गया है। तो इस कंटेक्स्ट में डेमोक्रेसी की सबसे बड़ी प्रॉब्लम रही है करप्शन। अगर हम बात करते हैं तो कहीं ना कहीं जो इविल नेचर, जब हम ह्यूमन नेचर की बात करते हैं तो ह्यूमन नेचर ऐसा है कि वो ज्यादा से ज्यादा चीजों को समेटने की कोशिश करता है। इसीलिए सोसाइटी में रिसोर्सेस को लेकर के लगातार एक इम्बैलेंस बना रहता है। और जो वो रिसोर्सेस का इम्बैलेंस है, जो वो सिचुएशन है, वही प्रॉब्लम क्रिएट करती है। क्योंकि जो वर्ग, एक वर्ग ऐसा है, अभी हमने यही बात किया कि जब डिसीजन मेकिंग प्रोसेस की बात हो तो सबसे पहले उस व्यक्ति को शामिल करना है जो ग्रामीण क्षेत्र का है, जो पिछड़े हुए क्षेत्र का है, जिसका उस
योजना में शामिल हो पाना ज्यादा जरूरी है। जैसे गांधी जी ने अपना तलिस्मान दिया था कि जब भी कोई फैसला लेना तो एक बार ये सोचना कि क्या उस व्यक्ति तक फायदा पहुंचेगा, या वर्तमान में भी हम बात करें कि एक ऐसी समावेशी नीति या एक ऐसा इंक्लूसिव अप्रोच जो उन लोगों को साथ लेकर के आगे आने की बात करे जो ग्रामीण क्षेत्र के हैं, जो पिछड़े क्षेत्र के हैं, जहां आज भी शिक्षा का अभाव है, जहां तक स्वास्थ्य नहीं पहुंच पाया, जहां पर लोग आधारभूत संरचनाओं के लिए लगातार लड़ रहे हैं, उन लोगों तक जाना, क्योंकि एक इम्बैलेंस क्रिएट होता है सोसाइटी में। जो वो इम्बैलेंस है वो कैसे क्रिएट हो जाता है? इन्हीं कारणों से, क्योंकि एक वर्ग जो सक्षम है वो अपने को ऊपर लेकर के जाने लगता है, और जब वो ऊपर जाता है तो वो संसाधनों पर कब्जा करने का काम करता है, और जो वर्ग पीछे है, पिछड़ा है, नीचे है, वो इसलिए क्योंकि उसके पास संसाधन नहीं है, उसके पास जागरूकता नहीं है, उसके पास शिक्षा नहीं है, उसके पास सुविधाएं नहीं है, उसको ये नहीं आता कि समाज में रह करके प्रतिस्पर्धा करते हुए खुद को कैसे ऊपर लेकर के आना है। यहाँ पर सरकार की नैसर्गिक जिम्मेदारी बढ़ जाती है कि ये उन लोगों को लेकर के ऊपर आए जो लोग समाज में पिछड़ गए हैं, जो समाज में पीछे रह गए हैं, जिनको उत्थान की जरूरत है, क्योंकि एक वर्ग जो अपना उत्थान कर पाने में सक्षम है वो संसाधनों के विकेंद्रण की तरफ जाएगा, सॉरी, संसाधनों के केंद्रीकरण की तरफ जाएगा। तो जो संसाधन उनके पास उपलब्ध हैं, तो ये उम्मीद करना कि केवल समाजवादी व्यवस्था से हम उन्हें भी संसाधन देंगे, वो लंबे समय तक काम नहीं करेगा। किसी को भीख देने से ज्यादा अच्छा है किसी को ये सिखाना कि धनार्जन कैसे करते हैं, आय कैसे लेकर के आते हैं, या अपने जीवन को बेहतर कैसे बनाते हैं। तो जब ये सारी चीजें होंगी तब हम देश के उत्थान की बात कर सकते हैं, क्योंकि ह्यूमन नेचर सेंट्रलाइजेशन की तरफ जाता है, ज्यादा से ज्यादा केंद्रीकरण की तरफ जाता है। ऐसे में करप्शन के चांसेस बढ़ जाते हैं। करप्शन को रिड्यूस करने का एकमात्र जो रास्ता है वो है टेक्नोलॉजी का यूज। लेकिन टेक्नोलॉजी भी तभी यूजफुल है जब वो अपने देश के द्वारा बनाई गई है, जब वो स्वदेशी है। अगर हम विदेशी तकनीक का इस्तेमाल कर रहे हैं तो हम दोबारा से परनिर्भरता का काम कर रहे हैं। जब तकनीक अपने द्वारा निर्मित हो, जब तकनीक देसी हो, स्वदेशी हो, तब फिर हम अपने लिए आत्मनिर्भरता का रास्ता खोल रहे हैं। तो यहां पर भी देखना है कि जब हम एक समस्या से निकलें तो हम दूसरी समस्या को जन्म ना दें, हम पर निर्भरता की ओर ना जाएं, बल्कि आत्मनिर्भरता का रास्ता लेकर के आगे जा पाएं। हालांकि ऐसा कोई मेजरमेंट नहीं है जो बता पाए कि नॉन डेमोक्रेसीज किसी भी स्थिति में कम करप्ट हैं या वहां के लोग ज्यादा संवेदनशील। संवेदनशीलता एक शब्द तब मायने रखता है जब सत्ता में बैठे लोग आम जनजीवन के प्रति, आम जनमानस के प्रति संवेदनशील होने लगते हैं, तो अपने आप सामान्य लोगों का जो जीवन है वो परिवर्तित होने लगता है। ऐसे में कहीं ना कहीं डेमोक्रेटिक गवर्नमेंट के साथ एक बहुत बड़ी समस्या होती है, इसका मंथर गति से चलना, इसका धीमे चलना। ये तभी पॉसिबल है किसी भी डेमोक्रेसी में, जैसे वर्तमान की सरकार में काफी चीजें परिवर्तित हुई हैं,
चाहे वो कानून के संदर्भ में हो, चाहे वो वैश्विक परिप्रेक्ष्य में हो, चाहे वो राष्ट्रीय संदर्भ में हो, चाहे वो आधारभूत संरचनात्मक स्तर पर हो, चाहे वो विज्ञान के क्षेत्र में हो, चाहे वो स्पेस सेक्टर में हो, हर जगह तेजी से विकास हुआ है। यहाँ पर सबसे बड़ी चीज होती है कि देश को जो नेतृत्व मिल रहा है वो किसके द्वारा मिल रहा है। वर्तमान में फियरलेस लीडरशिप है। तो जब फियरलेस लीडरशिप होती है तो फिर इजीली जो लोग पीछे बैठे हैं, जो भी लोग साथ में काम कर रहे हैं, वो तेजी से परिवर्तन करने में सक्षम होते हैं, तेजी से चीजों को एडॉप्ट करते हैं और तेजी से परिवर्तन करते हैं। क्योंकि ग्लोबल एस्पेक्ट में हर चीज बहुत तेज परिवर्तन के साथ जा रही है। उस परिवर्तनशीलता के साथ यदि हम अपना तालमेल नहीं बनाकर चलेंगे तो हम उनसे पिछड़ जाएंगे, ये स्वाभाविक सी बात है। तो ऐसे में डेमोक्रेसी तभी सक्षम है जब जो परिवर्तन की गति है वो बहुत धीमी ना हो। पता चला एक कानून बदलने में 10 साल लग गए, एक नियम बदलने में 15 साल लग गए, एक सामान्य सी परिस्थिति बदलने में 20 साल लग गए। क्यों? क्योंकि राजनैतिक इच्छा शक्ति और प्रशासनिक कार्यक्षमता जिस समय एक साथ आ जाती है, देश की परिवर्तन की जो रफ्तार है वो कम से कम 10 गुना बढ़ जाती है। क्योंकि कहीं पर भी राजनैतिक इच्छा शक्ति हो और प्रशासनिक कार्यकुशलता हो, कार्यक्षमता हो, तो ये जो परिवर्तन है वो अपने आप तेज हो जाता है। तो डेमोक्रेसी तब बेटर काम करेगी जब दोनों एक साथ काम करेंगे। तो जो डेमोक्रेसी का नेचर है अपने आप में स्लो होने का, वो चेंज हो जाएगा। जो लेस एफिशिएंट होने का है वो एफिशिएंसी की तरफ चला जाएगा और जो रिस्पॉन्स है वो क्लीन होंगे। जब भी अकाउंटेबिलिटी नहीं होती तो जो रिस्पॉन्स दिए जाते हैं वो रिस्पॉन्स बहुत क्लीन नहीं होते। वो रिस्पॉन्स एक तरह से अपनी रिस्पॉन्सिबिलिटी में की गई गलतियों को हाइड करने का काम करते हैं। ऐसे में जब हम बात करते हैं डेमोक्रेटिक गवर्नमेंट की, तो वो लोगों की अपनी गवर्नमेंट मानी जाती है। इसीलिए एक ओवरवेलमिंग सपोर्ट देखने को मिलता है किसके लिए? आइडिया ऑफ डेमोक्रेसी के लिए। जब हम साउथ एशिया की बात करते हैं तो हमें देखने को मिलता है कि जो डेमोक्रेटिक सपोर्ट है इसको सबसे ज्यादा इसी रेजिम में प्रमोट किया गया है और लोग ऐसा चाहते हैं साउथ एशिया में कि हम पर जनप्रतिनिधियों का शासन हो, उनके माध्यम से हमारे जीवन में बदलाव देखने को मिले। तो बेसिकली आज की क्लास में हमने ये देखा कि जो एक रिश्ता है सरकार और नागरिक के बीच में, अगर ये एक स्वस्थ संबंध के रूप में फलित होता है तो जो परिवर्तन है वो काफी तीव्रता से किया जा सकता है। साथ ही भविष्य में एक ऐसे जीवन की संकल्पना रखी जा सकती है या एक ऐसे जीवन की कल्पना की जा सकती है जिसमें एक बेहतर भविष्य संभव हो। और साथ ही जो लोकतंत्र का एक बृहद रूप है या फिर हम कहें कि एक मेच्योर डेमोक्रेसी देखने को मिलेगी। क्योंकि जो भी लोकतंत्र के दायरे में जो भी खामियां हैं, अगर उनमें सुधार होता है, उसमें परिवर्तन होता है, तो जो एक नया रूप है जिसमें कम से कम खामियां हो और सरकार ज्यादा से ज्यादा एफिशिएंसी के साथ जो सिटीजन्स हैं उनको प्रमोट करते हुए, उनको इस बात की पावर देते हुए कि उनके पास ये एक पावर हो कि वो
अपने हिस्से के जो परिवर्तन सरकार से चाहते हैं वो उनको मिले, या जहां पर गवर्नमेंट अकाउंटेबल है जनता के प्रति, तो वहां पर एक प्रॉपर इंफॉर्मेशन सिटीजन के पास अवेलेबल होना चाहिए। ये सब चीजें पॉसिबल हैं कुछ एग्जिस्टिंग मैकेनिज्म से, और भविष्य में इस तरह के और मैकेनिज्म भी आने चाहिए।